नमस्ते, मैं छाया श्रीवास्तव आप सबका अपने चैनल कहानियों का कारवां में स्वागत करती हूँ। मैं कहानियाँ सुनाती हूँ, कुछ अपनी लिखी कहानियाँ, कुछ हवाओं में तैरती कहानियाँ। आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, आज मैं आपको डैनियल डिफो का उपन्यास रॉबिन्सन क्रूसो का अगला भाग सुनाने जा रही हूँ। इसके पहले वाले भाग में आपने अभी तक सुना कि रॉबिन्सन क्रूसो को बचपन से ही समुद्री जहाज की यात्रा करने का मन था। वो जहाजी बनना चाहता था। समुद्री यात्रा के दौरान उसे अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं। कभी उसका जहाज समुद्री तूफान की चपेट में आ जाता है तो कभी समुद्री डाकू उनके जहाज का अपहरण करके रॉबिन्सन क्रूसो को गुलाम बना लेते हैं। किसी तरह वो डाकुओं के चंगुल से निकलता है और एक निर्जन टापू में आकर रहने लगता है। तो अब सुनते हैं रॉबिन्सन क्रूसो की रोमांचक यात्रा में और क्या हुआ है। उस द्वीप में रहते हुए रॉबिन्सन को कई महीने हो गए। धीरे धीरे वहां का मौसम बदलने लगा। बरसात शुरू हो गई। उस द्वीप में पानी खूब बरसता था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि लगातार कई हफ्ते तक पानी बरसता रहता था और एक दिन के लिए भी बादल नहीं छटते थे। कुछ ही दिनों में रॉबिन्सन को मालूम हुआ कि उस द्वीप में दो ही ऋतुएं होती हैं, गर्मी और बरसात। बरसात शुरू होने के पहले एक बार रॉबिन्सन ने अनाज के कुछ खाली बोरे गुफा के बाहर झाड़ दिए थे, जिनसे गेहूं और जौ के दाने वहां पड़े रह गए थे। वह हिस्सा चट्टान की छाया में पड़ता था। कुछ दिनों बाद उसने आश्चर्य से देखा कि वहां गेहूं और जौ के छोटे छोटे पौधे उग आए हैं। उसने और भी बीज बो दिए। धीरे धीरे पौधे बढ़ने लगे। समय आने पर उनमें गेहूं और जौ की बालें भी आने लगी। इस तरह रॉबिन्सन ने खेती शुरू की। कुछ ही महीनों में उसने अपने खाने के लिए काफी अनाज पैदा कर लिया। इस काम में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि उसके पास हल वगैरह कुछ नहीं था। उसे लकड़ी की कुदालों से और लकड़ी की खुरपियों से काम करना पड़ता था। वहाँ खेती लायक जमीन भी नहीं थी। उसने दिन रात मेहनत करके और जंगल का एक हिस्सा साफ करके अपना छोटा सा खेत तैयार कर लिया। शुरू में रॉबिन्सन जिस अनाज को पैदा करता था उसे पीस नहीं पाता था और इसीलिए उसे रोटी नहीं मिलती थी। अगर उसे कोई ऐसा पत्थर मिल जाता जिसके ऊपर थोड़ा सा गड्ढा होता तो वह उसमें अनाज डालकर किसी दूसरे गोल पत्थर से पीस सकता था, लेकिन वहां के सारे पत्थर बहुत मुलायम थे। अंत में उसने लकड़ी का एक ओखल बनाया। ओखल बनाने में उसे कई दिन लग गए। पहले उसने एक पेड़ गिराकर उसके तने में से कुंदा काटा और फिर उसे बीच में से जला जलाकर खोखला किया। इस तरह ओखल तैयार हुआ। उसमें वह एक बड़े लट्ठे से कूट कूट कर पहले अनाज के टुकड़े करता था। इस तरह कूटते कूटते वह आटा तैयार करता था। रोटी बनाना भी बहुत मुश्किल काम था। वह अंग्रेजी ढंग की रोटी बनाने की कोशिश करता था, लेकिन बड़ी मुश्किल से सिर्फ लिट्टियां ही बना पाता था। ये खाने में बड़ी स्वादिष्ट होती थी। बरसात खत्म होने के बाद एक दिन की बात है, रॉबिन्सन अपनी गुफा में कुछ काम कर रहा था। अचानक उसकी गुफा कांपने लगी और उसने दीवारों पर मिट्टी का जो प्लास्टर लगा रखा था वह गिरने लगा। छत में लगे हुए लकड़ी के लट्ठे तड़क गए और दो एक जगह से छत पे से पत्थर भी टूट कर गिरने लगे। जमीन में से एक अजीब गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी और हर चीज कांप रही थी। रॉबिन्सन की समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वह गुफा से निकलकर बाहर भाग गया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं छत बैठ ना जाए और वह सारे सामान के साथ यहीं दब ना जाए। अपनी झोपड़ी का घेरा लांघकर वे बाहर खुले में आ गया। बाहर भी जमीन पूरी तरह कांप रही थी और धरती के नीचे से गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी। अब उसकी समझ में आया कि वहां बहुत जोर का भूकंप आया था। रॉबिन्सन ने आश्चर्य से देखा कि वहां से कोई आधा मील दूर एक बड़ी भारी चट्टान पृथ्वी के कांपने से लुढ़कते हुए बहुत जोर के साथ समुद्र में जा गिरी। भूकंप के 3 बहुत जोर के धक्के आए। ऐसा लगा कि जैसे किसी ने पूरे द्वीप को झकझोर दिया हो। जमीन फटने लगी। उसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई। रॉबिन्सन बहुत घबरा रहा था। उसने सोचा कि शायद उसका भी अंत समय आ गया है।
वह भी किसी चट्टान के नीचे दबकर या जमीन की दरार में गिरकर खत्म हो जाएगा। समुद्र भी बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठा रहा था। जब आवाज आनी बंद हो गई और भूकंप थम गया, तब भी उसे अपनी गुफा में लौटने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वह जहां खड़ा था वहीं बैठ गया और काफी देर तक बैठा रहा, क्योंकि उसे लगता था कि अभी एक आध बार और भूकंप आएगा। अचानक थोड़ी देर में एक भयानक आंधी आई। बड़ी तेज हवा बहने लगी। कई पेड़ उखड़कर गिर पड़े। आंधी के साथ साथ बहुत तेजी से पानी भी बरसने लगा। चारों तरफ धूल, गर्द, पत्तियों, टहनियों और पानी की तेज बौछारों के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। हवा के दबाव से बहुत सी चिड़िया समुद्र में जा गिरी। 3 घंटे बाद आंधी खत्म हो गई और हवा एकदम रुक गई। फिर इतने जोरों से पानी बरसने लगा कि रॉबिन्सन को भागकर फिर से अपनी गुफा में शरण लेनी पड़ी। इसके कई दिन बाद तक रॉबिन्सन का मन बड़ा अशांत रहा। उसने ये तय कर लिया था कि जैसे ही उसे कोई अच्छी जगह मिलेगी, वह इस गुफा को छोड़ देगा। लेकिन इस भूकंप और आंधी से एक अच्छी बात हो गई। उसके टूटे हुए जहाज के कुछ टुकड़े ना मालूम कहां से किनारे आ गए। इन टुकड़ों में जरूरत की कई चीजें रॉबिन्सन को मिली, जैसे लकड़ी के तख्ते और कीले वगैरह। जहाज का एक हिस्सा नदी के मुहाने के पास पड़ा था। उसमें रॉबिन्सन को शराब के 2 पीपे और कुछ ऐसा ही छोटा मोटा सामान मिल गया। एक दिन इसी तरह जब वह जहाज के उस टूटे हुए हिस्से की ओर जा रहा था, तो अचानक रास्ते में उसे एक बड़ा भारी कछुआ मिल गया। उसने उसे मार डाला। कछुए के खोल के अंदर उसे कई अंडे मिले, जिन्हें वे किनारे की बालू में रखने के लिए लाया था। ये अंडे रॉबिन्सन को मुर्गी के अंडों से भी अधिक स्वादिष्ट लगे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक दिन सवेरे जब रॉबिन्सन उठा, तब उसके शरीर में बड़ा दर्द था और उसे कपकपी भी छूट रही थी। उस दिन वह पानी में भीगा था। गर्मी का मौसम था और उस दिन बहुत अधिक पानी बरसा भी था। रॉबिन्सन की तबीयत खराब ही होती गई। रात में उसे बड़े डरावने सपने दिखाई देने लगे। कई दिनों तक वे बहुत तेज बुखार में पड़ा रहा। बुखार के बीच उसे कभी कभी इतनी भी सुध नहीं रहती थी कि वे कहाँ और कैसे रहता है। वे दिन भर बड़बड़ाया करता था। कोई उसे पानी देने वाला भी नहीं था। 2 एक दिन के बुखार से ही वह इतना कमजोर हो गया कि उसे चलते तक नहीं बनता था। उसके पास कोई दवा भी नहीं थी। उसने शराब में कुछ तंबाकू भिगो दी और फिर उसको पी गया। इससे वे करीब 2 दिन तक सोता रहा। जब उसका नशा कुछ उतरा तो उसे बहुत कमजोरी मालूम हुई। फिर बीमारी में इतना कमजोर हो गया था कि ठीक होने के बाद भी 15 दिन तक कोई काम नहीं कर सका। इस बीमारी से उसे एक शिक्षा मिल गई कि जब पानी बरसता हो तो बाहर निकलना ठीक नहीं। जब उसकी तबीयत ठीक हो गई तो उसने उस टापू को अच्छी तरह देखने का निश्चय किया। अभी तक वह उस टापू पर पूरी तरह घूमा नहीं था। इस बार उसने पता लगाया कि उस टापू पर बहुत सी काम की चीजें पैदा होती हैं। तंबाकू, ईख, कई तरह के फल, जिनमें अंगूर भी थे। एक बार वे कई टोकरे अंगूर तोड़ लाया, जिन्हें धूप में सुखाकर उसने किशमिश और मुनक्का तैयार कर लिया। जिस जगह बहुत फल होते थे, वहां उसने अपने लिए एक और झोपड़ी खड़ी कर ली। इस झोपड़ी के आसपास उसने पास के पेड़ों से काट कर लाए हुए डालियों का घेरा बना लिया। रॉबिन्सन को मालूम नहीं था, लेकिन ये ऐसा पेड़ था जिसकी अगर डालियां भी जमीन में लगा दी जाती तो कुछ दिनों में वे बढ़कर पेड़ बन जाती। कुछ समय बाद उस झोपड़ी के आसपास इतने पेड़ हो गए कि बाहर से वे दिखाई ही नहीं देती थी। इस तरह ये उसके लिए छिपने की एक अच्छी जगह हो गई। फिर इन डालियों को उसने अपनी पुरानी झोपड़ी और तंबू के आसपास भी बो दिया। कुछ दिनों में वह जगह भी पेड़ों के पीछे छिप गई। इसके बाद फिर वे अपने टापू की यात्रा के लिए निकला। अब भी टापू का बहुत सा हिस्सा ऐसा था जहां वह एक बार भी नहीं गया था। एक दिन चलते चलते जब वह एक पहाड़ पर चढ़ा तो उसे कुछ दूर जमीन से दिखाई दी। उस दिन आसमान बहुत साफ था और काफी दूर तक दिखाई देता था। लेकिन वह ये नहीं समझ सका कि दूर जो जमीन दिखाई दे रही है वह कोई छोटा टापू है या अमेरिका का किनारा। जब रॉबिन्सन अपने द्वीप के दूसरे किनारे पर पहुंचा तो उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उस किनारे पर कछुए बहुत मिलते थे। इनके अलावा टापू के इस भाग में भेड़, बकरियां और कई तरह की चिड़िया वगैरह भी खूब थी। रॉबिन्सन ने सोचा कि अगर मैं इस किनारे पर रहता तो कितना अच्छा होता। मुझे खाने पीने की कमी ना पड़ती।
अपने किले की ओर लौटते समय उसने रास्ते में एक तोता पकड़ लिया। इस तोते को उसने बड़ी मुश्किल से अपना नाम रटवाया। अब तोता उसे पुकारने लगा। इतने दिनों बाद पहली बार किसी को अपना नाम पुकारते सुनकर उसे बड़ा सुख मिला। रॉबिन्सन को शुरू से ही ये आशा थी कि कभी न कभी वह जरूर इस द्वीप से छुटकारा पा सकेगा और अपने घर लौट सकेगा। जिस दिन उसने पहाड़ पर चढ़कर दूर जमीन देखी थी, उस दिन से उसकी ये आशा और भी बढ़ गई थी। अब उसे एक नाव की बहुत जरूरत थी। पहले तो उसने जहाज के बचे खुचे टुकड़ों के सहारे एक नाव बनाने की कोशिश की, लेकिन इसमें उसे सफलता नहीं मिली। उसने सुन रखा था कि पेड़ के तने को खोखला करके उसकी भी नाव बनाई जा सकती है। कई जंगली जातियां इसी तरह के नावों का प्रयोग करती हैं। उसने अपने मन में कहा कि जब जंगली लोग इस तरह की नाव बना सकते हैं तो मैं उनसे अच्छी नाव बना सकता हूँ। और वह काम में लग गया। उसने पहले तो एक बड़ा भारी पेड़ खोजा और फिर उसे काटना शुरू किया। करीब 3 हफ्ते की मेहनत के बाद वह उसे काट कर जमीन पर गिरा सका। फिर उसे छील छाल कर उसकी नाव बनाने लगा। इसमें उसे 4 महीने का समय लगा। वह काम करता जाता था और उन दिनों के बारे में सोचता था जब वह अपनी नाव में चढ़कर इस द्वीप से भाग सकेगा। दिन रात काम में लगकर उसने एक अच्छी सी नाव तैयार कर ली, जिसमें 20 आदमी बैठ सकते थे। नाव तो तैयार हो गई, लेकिन अब उसे पानी तक कैसे पहुंचाया जाए, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। नाव इतनी भारी थी कि वह अकेला उसे पानी तक नहीं ले जा सकता था। उसने बड़ी कोशिश की, लेकिन नाव टस से मस नहीं हुई। अंत में उसने सोचा कि क्यों न समुद्र से नाव तक एक नहर खोद दी जाए, ताकि नाव आसानी से पानी में बहकर समुद्र में पहुंच सके। लेकिन ये और भी मुश्किल काम था। इतनी सारी जमीन अकेले खोदने में उसे बरसों लग सकते थे। इसलिए उसने उस नाव को वहीं पड़े रहने दिया। उसे बहुत दुख हुआ कि इतने दिनों की उसकी मेहनत बेकार हो गई। रॉबिन्सन को इस द्वीप पर रहते हुए 4 साल हो गए थे। इस बीच उसके कपड़े चिथड़े चिथड़े हो गए। उसके पास सिर ढकने के लिए भी कोई चीज नहीं थी और इस द्वीप पर इन दोनों चीजों की बहुत जरूरत थी। यहाँ की धूप बहुत तेज थी, जिसमें बिना कपड़े के नंगे बदन निकलना बहुत कठिन था। लेकिन रॉबिन्सन कपड़े कहाँ से लाए? उसने अब तक जितने जानवर मारे थे उन सब की खालें जमा करके रखी थी। इनमें बकरियों के अलावा लोमड़ी और खरगोश की खालें भी थी। इनकी खालों से उसने अपने लिए एक हैट और लबादा तैयार किया। खाल ही का उसने एक पैजामा भी बना लिया। खाल के कपड़े बनाते समय उसने एक बात का ख्याल रखा, वह ये कि खाल का वह हिस्सा बाहर की तरफ ही रहे जिस पर बाल रहते हैं। इन कपड़ों को पहनकर वह बरसते हुए पानी में भी घूम सकता था। उसने जो हैट बनाया था वह कुछ टोपनुमा था। बाद में उसने चमड़े का ही एक छाता बना लिया। देखने में ये कपड़े अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन इनके कारण धूप और पानी से उसकी रक्षा हो जाती थी। इसके बाद अगले 5 साल में कोई विशेष घटना नहीं घटी। रॉबिन्सन का अधिकांश समय अनाज बोने और काटने में तथा अंगूर सुखाने में बीत जाता था। कुछ साल बाद उसने एक बार फिर से नाव बनाने का निश्चय किया, लेकिन इस बार उसने तय किया कि पहले से अच्छी और छोटी नाव बनाई जाए। लगभग 1 साल तक मेहनत करके उसने एक बहुत अच्छी नाव तैयार की, लेकिन वह भी छोटी ही थी। उसके सारे समुद्र में दूर तक यात्रा करना संभव नहीं था। इस नाव से वे अपने टापू के ही किनारे किनारे घूमता था और मछली मारने के लिए उसका उपयोग करता था। पुराने जहाज की फटी हुई पाल के एक टुकड़े को जोड़कर उसने एक छोटी सी पाल भी तैयार कर ली। अब उसकी यह नाव बड़े मजे से चलती थी। नाव में ही उसने एक तरफ अपना छाता भी खड़ा कर लिया, ताकि धूप से हिफाजत हो सके। रॉबिन्सन की बड़ी इच्छा थी कि इस नाव में बैठकर एक बार पूरे टापू का चक्कर लगाया जाए। उसने नाव में कुछ खाने का सामान और पानी रखा, एक बंदूक भी साथ में ली और यात्रा शुरू कर दी। टापू के पूर्वी किनारे तक की यात्रा बड़ी आरामदेह रही। उसके बाद करीब 8-9 मील लंबा बालू का किनारा पड़ता था। आगे बढ़ने के पहले रॉबिन्सन ने एक दिन वहीं रुकने का निश्चय किया। इसलिए उसने नाव किनारे लगाई और फिर एक छोटी पहाड़ी पर चढ़कर आसपास का दृश्य देखने लगा। उसने देखा कि कुछ दूर पर एक छोटी नदी बह रही थी, जो पास ही आकर समुद्र में मिल गई थी। उसने नदी में जाने का निश्चय किया, लेकिन अभी हवा उस दिशा में नहीं चल रही थी, इसलिए उसकी नाव को 2 दिन तक वहीं रुकना पड़ा।
तीसरे दिन हवा कुछ ठीक थी। उसकी नाव और आगे बढ़ने लगी। उसने सोचा कि आगे भी समुद्र वैसे ही उथला होगा जैसा कि अब तक किनारे पर मिला था। लेकिन कुछ दूर आगे जाने पर अचानक उसकी नाव बड़े गहरे पानी में पहुंच गई। वहां पानी की धारा बहुत तेज थी। धारा में पड़कर नाव जमीन से काफी दूर समुद्र की ओर बहने लगी। उसने नाव को रोकने की बड़ी कोशिश की, लेकिन उसकी एक नहीं चली। हवा बंद थी, इसलिए नाव की पाल बेकार थी। इस तरह थोड़ी देर में उसकी नाव टापू से बहुत दूर समुद्र में बह गई। जब रॉबिन्सन नाव को रोकने की पूरी कोशिश करके हार गया, तब उसने सोचा कि अब उसका बचना मुश्किल है। उसकी नाव बहुत छोटी थी और समुद्र बहुत गहरा होता जा रहा था। द्वीप बहुत पीछे छूट गया था। रॉबिन्सन अब द्वीप से इतनी दूर था कि उसे आसानी से देख भी नहीं पा रहा था। नाव को रोकने की कोशिश करते करते वह बहुत थक गया। उसे निराश होकर नाव को अपने आप बहने दिया। वह थक कर बीच में पड़ा रहा और अपने भविष्य के बारे में सोचता रहा। नाव अब भी समुद्र धारा के बहाव में थी। कुछ देर बाद अचानक उसे लगा कि हल्की हल्की हवा बह रही है। उसने फौरन उठकर नाव की पाल तान दी। अब हवा काफी तेजी से बहने लगी और नाव आगे बढ़ने लगी। आगे समुद्र में एक बड़ी सी चट्टान निकली हुई थी, जहां से धारा दो हिस्सों में बढ़ जाती थी। कुछ दूर आगे जाने पर उसे जमीन दिखाई देने लगी तो उसकी खुशी की सीमा न रही। इतनी देर बाद जमीन को देखकर वह उसी तरह खुश हो रहा था जिस तरह वह आदमी होता है जिसे मौत की सजा मिली हो पर अचानक उसे छोड़ दिया गया हो। फिर भी अभी जमीन मीलों दूर थी। वह बड़ी मेहनत से नाव खे रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह जमीन के पास आ रहा था उसका एक भ्रम दूर होता जा रहा था। पहले उसने समझा था कि वह किसी दूसरे टापू के पास पहुंच रहा है, लेकिन असल में वह घूम फिर कर अपने ही टापू के पास पहुंच रहा था। बात यह हुई थी कि समुद्र में जो चट्टान उसे मिली थी वहां से धारा एकदम मुड़ गई थी और नाव उसी के सहारे टापू की ओर लौट रही थी। शाम होते होते वे किनारे लगा। रात उसने वही नाव में बिता दी। सवेरे में फिर से चल पड़ा। अब वह किनारे से बिल्कुल सटकर चल रहा था। कुछ दूर चलने पर उसे एक छोटी सी नदी का मुहाना मिला। उसे नाव नदी में मोड़ ली। कुछ दूर जाकर उसने नाव नदी के किनारे पेड़ से बांध दी। फिर वह पैदल ही आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर आगे जाने पर यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह जिस जगह आ पहुंचा वहां से उसकी वह झोपड़ी बहुत पास थी जो उसने फला के बाग में बनाई थी। झोपड़ी के पास पहुंचकर उसने हमेशा की तरह सीढ़ी के जरिए घेरा पार किया और अंदर जा पहुंचा। वह बुरी तरह थक गया था, इसलिए जैसे ही वह लेटा उसे नींद आ गई। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक अपना नाम सुनकर उसकी नींद खुल गई। कोई उसे पुकार रहा था, रॉबिन, रॉबिन्सन, तुम कहाँ हो? पहले तो उसने सोचा कि शायद वो सपना देख रहा है, लेकिन तभी फिर से आवाज आई, रॉबिन, रॉबिन्सन। वह घबराकर उठ बैठा। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि इस जंगली इलाके में उसे कौन पुकार सकता है। बाहर आकर उसने इधर उधर देखा। आवाज एक पेड़ के ऊपर से आ रही थी। थोड़ी देर में उसे पत्तियों के पीछे एक तोता बैठा दिखाई दिया। ये उसी का तोता था। वह उसके किले से उड़कर यहाँ आ पहुंचा था और अपने मालिक को आवाज दे रहा था। इसके बाद रॉबिन्सन करीब साल भर कहीं बाहर नहीं गया। टापू के जिस हिस्से में वह रहता था उसी हिस्से में रहता रहा। इस बीच वह खेती करता रहा। उसने टोकरियां बनाई, मिट्टी के बर्तन बनाए और अपने किले को मजबूत बनाया। यही नहीं, उसने मिट्टी के हुक्के भी बनाए और तंबाकू पीने का भी इंतजाम कर लिया। उसे ही डर था कि कहीं उसका बारूद खत्म ना हो जाए, इसलिए अब वह जानवरों को गोली मारकर उनका शिकार करने के बजाय उन्हें फंसाकर पकड़ने की कोशिश करने लगा। बकरियों को पकड़ने के लिए उसने काफी कोशिश करने के बाद एक बहुत अच्छा तरीका निकाला। उसने जमीन में गड्ढे खोद दिए और उन्हें पतली पतली टहनियों पत्तों से ढककर ऊपर से मिट्टी छिड़क दी। जब कोई जानवर इन गड्ढों पर से गुजरता था तो सीधे अंदर जा गिरता था। इस तरह उसने कई बकरियां पकड़ी। धीरे धीरे अब उसके पास बहुत सी बकरियां हो गई जिन्हें उसने पाल लिया। इसके लिए उसने कई घेरे बना रखे थे जिनके बाहर वह नहीं निकल सकती थी। तो कैसी लगी आपको रॉबिन्सन की ये रोमांचक यात्रा? इसका अगला भाग हम अगली मुलाकात में सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।